अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं कि जब अव्यवस्था फैलती है तो विद्वान लोग अपनी जगह छोड़ करके एकांत में चले जाते हैं। उस दौर में बेताल ने अपनी जगह छोड़कर वो भी एकांत में चला गया। पास में ऐसा मानते थे कि उसके उसी एकांत में शमशान भी होते हैं, तो वो शमशान की कहानी बेताल से इस प्रकार से जुड़ जाती है। असली में उसका कोई लेन देना नहीं। बेताल ये अपनी जगह ले रहा है और विक्रमादित्य का पराक्रम पुरुषार्थ फैला और विक्रमादित्य के पुरुषार्थ पराक्रम में कोई उनका मुकाबला सामने के युद्ध में नहीं करता है। तो युक्ति बुद्धि से बेताल को, ये विक्रमादित्य को पकड़ना है। लेकिन ये बात भी ध्यान देते हैं कि जब विक्रमादित्य को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसी जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं उनको कैसे खत्म करें, उनको कैसे पकड़ें, उनको टारगेट कैसे करें। तो उसी कहानी का एक पार्ट ये भी है कि बेताल और विक्रमादित्य दोनों मरे। इस प्लानिंग के आधार पर एक गुप्तचर भेष बदल के आता है और विक्रमादित्य से ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी भी हालत में एक सिद्धि चाहता हूं, और विक्रमादित्य की कमजोरी यह थी कि उससे जो मांगो वो देता था। हमारी अपनी कभी कभी ये जो उदारता है, उदारता कर्ण को भी तकलीफ दे गई। इतिहास के कई उदाहरण है। तो विक्रमादित्य के पास वो गुप्तचर आता है कि मुझे बेताल चाहिए और बेताल से मेरी सिद्धि मिलेगी। बेताल की बात याद देखकर विक्रमादित्य चल देता कि अच्छा कहाँ मिलेगा बेताल? बोले वहाँ जंगल में मिलेगा, जाओ उसको लेके आओ। तो विक्रमादित्य जाता है और जंगल में जाकर के शमशान के आगे उसका निवास रहता और बेताल को बोलता चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोले तुमको मेरे को अपने एक साधु महाराज है उनको देना है। तो बेताल बुद्धिमान रहता, समझदार रहता, तो वो उससे प्रश्न करता है। तो जैसे ही समझ जाता है कि ये विक्रमादित्य भी नया नया राजा बना था तो भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, उसको दो चार प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों में उलझाते उलझाते ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य को 25 बार अलग अलग तरह से टेस्ट करता है कि ये विक्रमादित्य में बौद्धिक क्षमता है कि नहीं, वीरता है कि नहीं, धीरता है कि नहीं, पौरुष है कि नहीं, पराक्रम है कि नहीं। सारी परीक्षा लेता है अलग अलग प्रकार से और अंततः ये लेने देने के क्रम में वो पक्का कर लेता है कि ये विक्रमादित्य सब परीक्षाओं में पास हो रहा है। तो बेताल कहता चलो विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो कहाँ ले चलना चाहते? तो विक्रमादित्य बता देता कि मेरे को साधु महाराज को देना है और वो आपकी बलि चढ़ाएंगे। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो साधु महाराज कौन है, क्या है? विक्रम से पूछता तुम पहचानते हो उसको? बोले मैं तो नहीं पहचानता हूँ, अब मेरे को तो केवल उनने मांगा और मेरे को देना, मेरा काम ही है। तो उनने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को सावधान कर देता हूँ, वो तुम्हारे लिए साधु नहीं है, वो शैतान है और वो तुम्हारी हत्या करना चाहता है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलने के बाद वो जब तुम्हारे लिए, बोले मेरी हत्या कैसे करेगा? बोले वो कहेगा कि मैं साधु हूँ, मेरे बलि करने के पहले मेरे को प्रणाम करो, तुम प्रणाम करोगे वो तुम्हारी गर्दन काटेगा, फिर मेरी गर्दन काट देगा। मैं लोकेट नहीं हो रहा था, मेरे को उनने पहचान लिया आपके माध्यम से। अब विक्रमादित्य ठीक है, समझ जाता कि अच्छा ये दुश्मन है। विक्रमादित्य की विशेषता भी है कि वो अगर पहचान ले कि अपनी चुनौती कौन सी है तो उससे निपटने में बहुत अच्छे से सक्षम होता है। ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य उसको पकड़ के तो वैसे ले जाता है जैसे बेताल समझाता था कि मेरे को पकड़ के बांध के ले जाओ, और जैसे वो साधु कहेगा सामने अपने पास ला के ले आए बेताल, विक्रम बेताल को ले आए, बोले हाँ ला मेरे को दो। और वो जैसे ही देता उनको बोलता कि मुझे ऐसे नहीं, मैं साधु हूँ, ऐसे सीधे सीधे किसी की भेंट नहीं स्वीकार करता हूँ, मेरे सामने प्रणाम करो फिर मैं इसकी बलि लूंगा। तो विक्रमादित्य ने पहले जो सिखा देते हैं बेताल, तो वो कहते हैं कि भाई आप ऐसा बोलना, मैं तो राजा हूँ, मेरे को प्रणाम करना नहीं आता है, पहले तुम प्रणाम करके बताओ। तो विक्रमादित्य जैसे ही बोलते हैं उससे कि महाराज आप प्रणाम करके बताओ, बेताल की कहे अनुसार विक्रमादित्य उसका सिर काट देते हैं। तो अपनी जान भी बचाते, दूसरे को भी एक तो सेफ करते। मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का भाव इतना ही है कि आज का दौर हमारा बौद्धिक क्षमता वाला दौर है। आपके माध्यम से हम देश की अंदर की बौद्धिक क्षमता भी बचाएंगे और दुनिया के अंदर जो भारत की अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे हैं, ये अपनी तीसरी इकोनॉमी बनने की बात है।